हेलो एवरीवन, यूनिक एकेडमी के सीसेट पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। 2023 पेपर देख के कैंडिडेट्स घबरा गए कि सीसेट को कैसे टैकल किया जाए। बेसिक पैसेजेस और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस टैकल हो जाते हैं, लेकिन कैंडिडेट को दिक्कत आती है बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं आज आपके सामने वो दिक्कत कैसे कम किया जाए, वो कौन से ऐसे 10 क्वेश्चन है जो हम एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने थोड़ा कॉमन सेंस यूज किया, थोड़े पेशेंस अप्लाई किए और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो वो 10 क्वेश्चन हमारे इजीली आ सकते हैं। हमारा गेम चेंजर हो सकता है और जो पैनिक हो जाते हैं वो पैनिक से हम बच सकते हैं। आज मैं आपके सामने 2023 के क्वेश्चन पेपर लाया हूं, जिसमें से मैं वो 10 क्वेश्चन चूज करके आपको बताऊंगा कि ये 10 क्वेश्चन दिखने में प्राइमा फेशिया दिखने में डरावना है, लेकिन अगर आपने थोड़ी सूझबूझ बताई, थोड़ा पेशेंस अप्लाई किया, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो आइए हमारे सीसेट पीवाईक्यू सीरीज में पहला क्वेश्चन 2023 का, दिखने में क्वेश्चन बहुत ही डरावना लगेगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 raised to 192 इज डिवाइडेड बाय 6। अब दिखने में 2 raised to 192 रिमाइंडर थ्योरम के इतने सारे फॉर्मूलास है, सर मुझे कौन सा याद आएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? इतना आपने पैनिक होना नहीं है। याद रखना, यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन डरावना है उसकी गुत्ती बहुत ही सिंपल होती है। जैसे व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 raised to 192 डिवाइडेड बाय 6, क्या रिमाइंडर होगा? अगर कोई भी बड़ा नंबर दिए, अगर आपको दिया है 2 raised to 192, ये बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है। अगर आपको छोटे नंबर का पैटर्न समझ में आ गया तो आप बड़े नंबर को भी इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई भी जब भी यूपीएससी में कोई बड़ा नंबर दिया गया तो छोटे नंबर का पैटर्न फाइंड आउट कीजिए। छोटे नंबर का पैटर्न आपको मिल गया, आपको बड़े नंबर भी इजीली क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 1, मैंने क्या स्टार्ट किया? सबसे छोटा नंबर 2 raised to 1, 2 raised to 1 डिवाइड बाय 6, रिमाइंडर 2, 2 raised to 2 that is 4 divided by 6, remainder 4, 2 raised to 3 8 by 6, remainder 2, 2 raised to 4 divided by 6, remainder 4। इसका मतलब 2 4 2 4 ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। 2 raised to ऑड नंबर अगर होगा 2 raised to 1, 2 raised to 3, ऑड नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर 2 आएगा और इवन नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर 4 आएगा। इसका मतलब 2 raised to 192, 2 raised to 192, 192 क्या है? ऑड है कि इवन नंबर। तो अगर कोई भी 2 raised to इवन नंबर डिवाइड बाय 6 करेंगे तो उसका आंसर कितना, उसका रिमाइंडर कितना आएगा? उसका रिमाइंडर 4 आएगा। ऑप्शन डी। देखिए, ट्रिक याद रखिए, जब भी कोई बड़ा नंबर आएगा तो पहले छोटे नंबर के पैटर्न फाइंड आउट कीजिए। छोटे नंबर का पैटर्न आ गया तो आप बड़े नंबर को भी क्रैक कर सकते हैं। ये सटल ट्रिक, ये सटल अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखना है इस साल के 2024 के पेपर में भी। अभी देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन जो प्राइमा फेशिया बहुत बड़ा दिख रहा है। इसमें बहुत हमको लगेगा कि इसको कैलकुलेट करने में बहुत समय जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेट अस सी यूपीएससी सीसैट 2023 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ एबीसी एंड डीईएफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर। पिछले 2-3 सालों से ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं, तो इसके प्रैक्टिस हमको करना है। अब मैं ये बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे इजीली कर सकते थे। एबीसी एंड डीईएफ आर 3 डिजिट नंबर, तो 2 3 डिजिट नंबर है। एबीसी मान लो, डीईएफ ऐसे 2 3 डिजिट नंबर है। एंड एबीसी डीईएफ आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। सच दैट एबीसी प्लस डीईएफ इज 111, मतलब अगर दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया? टोटल 1111 हो गया। आपको पूछा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। अब देख के अपने को घबरा जाएंगे लोग कि सर मुझे ए बी सी डी एफ तक ऐसे सारे कैरेक्टर के मुझे वैल्यू पहले निकालने पड़ेंगे। तो याद रखना, अगर आप सोच रहे हो कि सब ए से लेकर एफ तक के सबके इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है तो आप गलत सोच रहे हो। याद रखना, यूपीएससी में और सीसैट में एक ट्रिक याद रखना है आपने कि कभी कभी ऐसे जब हमको बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसका कुछ प्लस मल्टीप्लीकेशन जो भी पूछा है तो इंडिविजुअल वैल्यू पॉइंट करना नेसेसरी नहीं है। कभी कभी आप क्लब करके वैल्यू 2-3 नंबर्स के साथ में वैल्यू निकालोगे तो भी आपको आंसर बहुत इजीली आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी प्लस डी ई एफ इज 111। अब C प्लस F1, C प्लस F
यूनिट डिजिट 1 चाहिए, अगर C प्लस F यूनिट डिजिट 1 चाहिए, इसका मतलब क्योंकि दोनों नॉन जीरो डिजिट है, अगर जीरो डिजिट होता तो एक को मैं जीरो लेता था, दूसरे को 1 लेता था, लेकिन उन्होंने बोला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट मतलब C प्लस F क्या होना चाहिए 11। अभी इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं जैसे 2 प्लस 9 3 प्लस 8, लेकिन मैं उसको जंप नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करना है। मुझे ट्रिक याद है कि कभी भी आपको बहुत सारी चीजें दिए तो इंडिविजुअल वैल्यू नॉट नेसेसरली आपको फाइंड आउट करना है, ग्रुप वैल्यू भी आपने फाइंड आउट किया, आप इजीली आंसर क्रैक कर सकते हो। तो मैं देखता हूं ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है, C प्लस F 1 दिया है तो C प्लस F 11 होगा। क्यों 11 होगा? क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट इधर 1 है तो डेफिनेटली वो 11 होगा, 1 कैरी होगा, तो C प्लस F 11 हो गया। अब C प्लस F 11 है, सेम इधर B प्लस E, इधर भी 1 दिया है, मतलब B प्लस E प्लस ये जो 1 कैरी है ये भी 11 होगा, इसका मतलब B प्लस E प्लस 1 कैरी 11 होगा, तो B प्लस E कितना होगा 10 होगा, इसका भी एक 1 कैरी इधर आ जाएगा। सेम लॉजिक A प्लस डी अगर है, A प्लस डी प्लस 1 11 आना चाहिए, A प्लस डी प्लस 1 11 आएगा, तो A प्लस डी कितना होना चाहिए? वो भी 10 होना चाहिए। अब आपको अगर A B C का इंडिविजुअल वैल्यू है फाइंड आउट करना है तो वो बहुत ही कंबरसम होगा, लेकिन हमारा ट्रिक क्या है कि इंडिविजुअल वैल्यू कभी कभी नहीं फाइंड आउट करना है, ग्रुप वैल्यू भी फाइंड आउट कर दिया, आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपने A B C D E F ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, आपका वैल्यू आता है कितना 31, और अगर आप देखोगे आंसर वही 31 है। सो याद रखना कि जब भी आपको ऐसा कुछ बड़ा वैल्यू दिया है तो इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के पीछे मत जाइए, ग्रुप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था जो पिछले 2 साल से रिपीट हो रहा है। वेरी सिंपल, आपको ऐसा कुछ एक एडिशन दिया जाता है और आपको पूछा, जैसे इधर 7 एक पर्टिकुलर सिंबल दिया है और उसका वैल्यू पूछा है, फिर दूसरा एक सिंबल दिया उसका वैल्यू पूछा है, और एक आपको एडिशन पूछा है। नाउ यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आते समय हम बौखला जाते हैं कि मैं प्लस लूं कि मैं माइनस लूं, मैं मल्टीप्लाई लूं या मैं डिवाइड लूं। तो उसी समय ये क्वेश्चन आपके ऑर्डर्ड थिंकिंग का टेस्ट है। Is that clear? Madness can take you anywhere, but logic will always take you to the right place. तो आपको जब ऐसे क्वेश्चन आता है तो पैनिक बटन नहीं दबाना है कि सर प्लस लू, माइनस लू, मल्टीप्लाई लू, डिवाइड लू, क्या लू, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं करना है। बहुत ही शांत माइंड से आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल 7, 9, 10 और इक्वल टू 8, ये दोनों सिंबल सेम है, ये दोनों सिंबल सेम है, मतलब आप अगर मल्टीप्लाई यूज करोगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप प्लस यूज करोगे तो दोनों में प्लस, माइनस यूज करोगे तो दोनों में माइनस, डिवाइड करोगे तो दोनों में डिवाइड। ये पहला अलर्टनेस आपने ध्यान में रखना है। पैनिक बटन दबेगा तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, हम ब्लैंक हो जाएंगे, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये दोनों सिंबल सेम है, इसका मतलब मुझे सिंबल सेम यूज करना है। सबसे आसान सिंबल कौन सा है? प्लस, तो मैं प्लस कर देता हूं, 7 प्लस 9 प्लस 10। अब मैं जब 7 प्लस 9 प्लस 10 देखता हूं तो मुझे कितना आता है 26। मैं देखता हूं इधर 8 ही है, तो मैं ये नहीं सोचना अरे 26 है, 8 उधर 8 दिया है तो गलत होगा, मेरा एडिशन गलत है, ये नहीं होगा ना। आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट है, आपको ये पेपर में A to B कैसे कनेक्ट कर सकते हो इसका टेस्ट है। तो 26 और 8 आपको दिया है 26, आप ऐड कर रहे हो तो आया है 26, लेकिन उधर दिया है 8, तो क्या आप 26 को 8 से जोड़ सकते हो? तो आपका आंसर आता है यस, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। ये सही है कि नहीं, ये वेरीफाई भी करोगे। 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 प्लस 30, 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 30 50, 5 प्लस 0 आपका कितना हो गया 5 प्लस 0 आपका 5 हो गया। आपका अंदाज सही बैठ रहा है। और अगर आप 23 प्लस 4 प्लस 7 करोगे 42 आता है, 4 प्लस 2 6 और आपका आंसर मिल जाता है। तो याद रखना ऐसा क्वेश्चन इस साल भी आएगा, और जब वो आएगा ध्यान रखना कि दोनों सिंबल सेम है, पैनिक बटन नहीं दबाना है, प्लस साइन से, सबसे सिंपल प्लस साइन है, प्लस साइन से शुरू करना है। 26 आया लेकिन उधर दिया 8 है, मतलब गलत है, ऐसा जंप नहीं करना है। याद रखना है कि 26 और 8 ये कनेक्शन ढूंढना है। दो चीजों में कनेक्शन ढूंढना यूपीएससी प्रीलिम सीसैट की सबसे बड़ी खूबी है।
तो आपने कोई भी क्वेश्चन में कनेक्शन ढूंढना आपने रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है, ये जब एग्जाम में आया था तो कैंडिडेट ने सोचा बहुत सारे सर कितने नंबर्स होंगे, सबको मैं ऐड कैसे करूं, और ऐड करूंगी तो वो टोटल मेरा गलत हो जाएगा। तो ये सब ना सोचते हुए अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो तो आप बहुत ही आसानी से, कामली आप रीड करो तो आसानी से ऑर्डर्ड थिंकिंग से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आई रिपीट, ऑर्डर्ड थिंकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू गेट अ सोल्यूशन। याद रखना, ये क्वेश्चन भी ऑर्डर्ड थिंकिंग से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000? लेस देन 2000 मतलब 2000 से कम। 4 डिजिट नंबर मतलब 1000 से 101000 से लेकर 1999 तक, फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4। यस, तो आपको सम ऑफ डिजिट्स पूछा है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर पूछा है। यस, 4 डिजिट नंबर का एडिशन क्या होगा ये आपको पूछा है, वो 1000 से कम होना चाहिए और यही डिजिट्स यूज करना है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऑर्डर से सोचे तो सबसे पहला नंबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4। अब मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को वैसे ही रखूंगा, 3 4 को चेंज, और मैं सारे नंबर लिखता हूं 1 3 4 2 1 3 2 4 1 2 4 2 3 1 4 3 2। जब मैं सारे नंबर लिखता हूं, उनका एडिशन करता हूं, बहुत इजीली मुझे वो एडिशन मिल जाता है। ये क्वेश्चन इज अ रिप्रेजेंटेशन कि जब भी आपको सवाल पूछा गया तो रैदर देन रैंडम नंबर चूज करने के बजाय आप अगर बहुत ही कामली चूज करोगे, लेस देन 2000 4 डिजिट नंबर बोला है, लेस देन 2000 मतलब फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट डिजिट जो रहेगा 1000 प्लेस में वो 1 ही रहेगा क्योंकि लेस देन 2000 पूछा है। बाकी के ये जो है ये नंबर 2 3 4 ये क्या हो सकते हैं, ये वेरी हो सकते हैं। अब इसके आपको सम ऑफ डिजिट पूछा है तो हर एक नंबर को आप ऑर्डरली लिखिए। ये ऑर्डर थिंकिंग आपको हमेशा राइट आंसर तक ही लेके जाएगा। तो याद रखना, ऑर्डर थिंकिंग आप रखोगे तो बेसिक से ही आप बहुत ही सही तरीके से आसानी से वो आंसर पर आ सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, जब ये क्वेश्चन कैंडिडेट पढ़ता है तो पहला उसका एक्सप्रेशन होता है, सर ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, ये मैं कैसे सॉल्व करूंगी, मुझे इससे कैसे सॉल्व होगा, मुझे तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है। याद रखिए, सीसैट पेपर आपका फॉर्मूला का मेमोरी चेक नहीं कर रहा है। ये पेपर आपको मैथमेटिशियन बनना है, इसलिए भी ये पेपर नहीं चेक कर रहा है। ये पेपर सॉल्व करके, ये पेपर जो भी अटेम्प्ट कर रहा है वो बहुत बड़ा रामानुजन या शकुंतला देवी जैसा मैथमेटिक्स उसको है, ये भी आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है कि आपके सामने अगर कोई सवाल पूछा गया है तो आप बहुत ही लॉजिकली उसको सोचते हो और उसका जवाब देते हो। आपके सामने सवाल क्या रखा है उसे देखते हैं। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स। 4 लेटर है और 4 एनवेलप है। 4 लेटर है, 4 लेटर है और 4 एनवेलप है। यस, एंड एग्जैक्टली 1 लेटर इज टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप। मतलब एक लेटर एक ही एनवेलप विद द करेक्ट एड्रेस, मतलब उस पर एड्रेस भी लिखा है और एक एनवेलप के अंदर एक ही लेटर जाएगा। मतलब 4 लेटर, 4 एनवेलप है, 4 लेटर है, हर लेटर जो है एक ही एनवेलप के अंदर आ सकता है। एक एनवेलप में एक ही लेटर होगा, यह ध्यान में रखना है। एक एनवेलप में एक से ज्यादा लेटर नहीं होगा, एक ही एनवेलप होगा। यस, इफ द लेटर्स आर रैंडमली इंसर्टेड इनटू द एनवेलप्स, मतलब किसी पर्सन ने रैंडमली ऐसे कोई आंख बंद करके रैंडमली इंसर्ट कर दिया, तब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब रैंडमली इन्वर्ट कर दिया, लॉजिक का क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज टू एन इनकरेक्ट एनवेलप। इसका मतलब पूछ रहे क्या, वो ये पूछ रहे हैं कि 4 लेटर है, 4 लेटर है और 4 एनवेलप है। यस, रैंडमली पुट किया है तो एक लेटर ही गलत एड्रेस, एक लेटर ही गलत एनवेलप पे जाएगा। सर ये मैं कैसे काउंट करूंगा? वेरी सिंपल, मैं 4 के बजाय मैं 2 एनवेलप लेता हूं। लेट मी कंसिडर 2 एनवेलप एंड 2 लेटर। यस, 2 एनवेलप है, 2 लेटर है। यस, इस एनवेलप का एड्रेस ये है, इस एनवेलप का एड्रेस एनवेलप ये है, राइट। अब मैं इसको इसमें पुट होगा नेचुरल, लेकिन रैंडमली पुट करूंगा
तो ये इधर पुट करूंगा, ये इधर पुट करूंगा। क्या मैं एक ही एनवलप को गलत पोजीशन पे पुट कर सकता हूं क्या? आंसर इज नो। इसी तरह ये अगर 3 लेटर 4 लेटर है, 4 एनवलप है, क्या मैं एक ही एनवलप को गलत तरीके पे पुट कर सकता हूं, गलत एनवलप पे पुट कर सकता हूं? क्योंकि अगर मैंने इसको कोई भी गलत एनवलप पे पुट किया तो दूसरा लेटर वही उसके एनवलप पे जाएगा कि नहीं? सपोज मान लो ये फर्स्ट लेटर मैंने सेकंड एनवलप पे पुट कर दिया, तो ये जो सेकंड लेटर है ये डेफिनेटली इधर वन पे कोई ना कोई तो गलत आएगा ही। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक लेटर ही गलत एनवलप पे जाए, दूसरा लेटर अगर एक गलत गया तो दूसरा भी गलत जाएगा। दैट इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक लेटर गलत गया तो दूसरा लेटर भी गलत एनवलप पे जाएगा। सो इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज टू एन इनकरेक्ट एनवलप, दैट आंसर इज रॉन्ग, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एक लेटर गलत नहीं जाएगा, अगर एक गलत जाएगा तो दूसरा भी गलत जाएगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो गया। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है? देयर आर ओनली 6 ways इन विच 2 letters कैन गो इनटू करेक्ट एनवलप। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि कितने तरीके होंगे कि 2 लेटर ही सही जाए, बाकी 2 लेटर गलत जाएगा। ओनली 2 letters गोज टू द क्वेश्चन, ध्यान से रीड कीजिए। देयर आर ओनली 6 ways इन विच ओनली 2 letters। इसका मतलब यह है कि 2 लेटर सही जा रहे, 2 गलत जा रहे। अब कौन से 2 लेटर सही चल रहे? मैं मान लेता हूं, चलो 1 और 2 सही जाए, हो सकता है 1 और 3 भी सही जाए, हो सकता है 1 और 4 भी सही जाए। फिर मैं देखूंगा 2 और 3 हो सकता है सही जाए, 2 और 4 हो सकता है। फिर मैं देखूंगा 3 और 4। क्या और कोई तरीका है 2 लेटर सही जगह जाना, 2 गलत जाना? यही है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। सो दैट मीन्स देयर आर ओनली 6 ways। मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब आपका ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन कोई भी फॉर्मूला अगर आप देखोगे, मैंने कोई भी फॉर्मूला से इसे सॉल्व नहीं किया है, तो जैसे ही ऐसे काउंटिंग के क्वेश्चन आते हैं, प्लीज डू नॉट थिंक दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, ये कुछ कैलकुलेशन का होगा, ऐसा नहीं है। सिंपल लॉजिक, सिंपल काउंटिंग से आप इसको सही ला सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले 3-4 साल से अगर आप सीसेट का पेपर देखोगे तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चन आते हैं। और कैंडिडेट लोग बहुत सारे कैंडिडेट ने बेसिक, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस, फॉर्मूलास वगैरह सब याद किए हैं। गुड, आपने वो याद किए हैं। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक, उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, मैथ्स के पीछे जो लॉजिक है, मैथमेटिक्स के पीछे, मैथमेजिक के पीछे जो लॉजिक है, वो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। सो देखते हैं यूपीएससी 2023 में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ये जो चैप्टर है, इसमें से एक सवाल पूछा। अब ये सवाल फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, जस्ट अंडरस्टैंडिंग सिंपल लॉजिक ऑफ कंपाउंडिंग, मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? अ प्रिंसिपल पी बिकम्स क्यू इन 1 year। प्रिंसिपल पी, तो मान लेता हूं मैं इधर एक प्रिंसिपल पी पकड़ लेता हूं। इट बिकम्स क्यू इन 1 year व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एट R% PCPA, R% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक प्रिंसिपल है वो क्यू होता है 1 साल में, टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर है, 1 साल में वो क्यू होता है। और कंपाउंडिंग कैसे किया है? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली किया है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ। मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसका आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 महीने के बाद दैट विल बी अ न्यू प्रिंसिपल, और फिर उस पर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और वो जंप होके क्यू तक पहुंचता है। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या पूछा है? इफ द सेम प्रिंसिपल P becomes Q in 1 year, मतलब इधर भी 1 year है, when the compounded annually, इधर दिया है annually with S% PCPA, then which of the following is correct? Yes, R equal to S, तीनों के R और S के अलग अलग इनइक्वालिटीज आपको पूछेंगे। आप फॉर्मूला लेके भी मैं ये सॉल्व कर सकता हूं, लेट द प्रिंसिपल बी 100, लेट दिस परसेंट बी दिस मच, ऐसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको लॉजिक पूछा है, सी सेट में आपको लॉजिक पूछेगा, इवन दिखेगा वो मैथमेटिक्स, लेकिन होगा उसके पीछे लॉजिक। तो लॉजिक क्या है कि एक प्रिंसिपल है वो जंप होके क्यू तक पहुंच रहा है, क्यू वैल्यू।
अब यहां पे वो 6 महीने 6 मंथली उसको कंपाउंड किया है, यहां पे डायरेक्टली कंपाउंड किया। आपको पूछा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा कि एस का वैल्यू ज्यादा होगा। तो सिंपल लॉजिक मैं ऐसा बताता हूं कि ये दो अमाउंट ले लो, ये दो बैरियर ले लो, ये पी है ये क्यू है। एस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर, सपोज ये 1000 रुपया है, 10% रेट लगा दिया तो ये डायरेक्टली कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। ये रेट जंप होके 1100 हो गया, एक ही जंप में ये 1100 हो रहे हैं। यहां पे ये 2 बार इसको जंप करना पड़ रहा है टू रीच द वैल्यू ऑफ 1100 इज अर्लियर, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इधर उसको 2 बार जंप करना पड़ रहा है। तो वेरी सिंपल लॉजिक से मुझे बताइए एस का वैल्यू ज्यादा होगा कि आर का वैल्यू ज्यादा होगा। आप सब लोग बोलेंगे सर एस का वैल्यू ज्यादा होगा। दैट्स इट, दैट इज द आंसर। आपको बिल्कुल कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अच्छा एक प्रिंसिपल है, एक साल में डायरेक्टली वो क्यू तक वैल्यू पहुंच रहा है, लेकिन यहां पे उसको आर 6 महीने में वो बढ़ के फिर तब तक वो क्यू वैल्यू तक पहुंच रहा है। इसका मतलब आर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन दैट ऑफ व्हाट, दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन एस। सो डू नॉट, जब भी आपको सीसेट के क्वेश्चन आएंगे, रैदर देन थिंकिंग कि ये कौन सा फॉर्मूला कौन से बुक से आया होगा या सॉल्व करते हैं, आपने सिंपल लॉजिक लगाया, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है कि जो आप एग्जाम में जब सॉल्व कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम बेसिक, एक लेवल 2 के क्वेश्चन, थोड़ा काम माइंड, ये 10 क्वेश्चन आपके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, पिछले 2 साल से इफ देन स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, तो बहुत केयरफुली आपने इस साल भी इफ देन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो अच्छे से तैयार करना है। लेट अस सी द क्वेश्चन जो पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू 5 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट दिया है, 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से उन्होंने बोला है 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है। यस, तो जो फॉल्स है पहले मैं उसी को पकड़ता हूं, राइट, जो फॉल्स है उसी को पकड़ता हूं। एटलीस्ट फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, एटलीस्ट 1 ऑफ आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आर और एस, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट आर एंड 1 ऑफ द आर एंड एस वॉज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। अगर ये स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ट्रू क्या है, कम से कम आर और एस तो सिलेक्ट हुए हैं। ये अगर स्टेटमेंट है तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब आर एंड एस दोनों क्या हुए, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ये मेरा पहला आ जाए। और इधर जैसी विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है, याद रखना 2 ट्रू है 1 फॉल्स है, तो पहले फॉल्स को पकड़ो। फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसमें दिया है एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ये फॉल्स है, तो ट्रू क्या है, ट्रू नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। सो आर एंड एस आर बोथ नॉट सिलेक्टेड। इधर दिया एस वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये कंक्लूजन तो इनकरेक्ट है। एक मेरा मिल गया, अब मुझे एक फाइंड आउट करना है। ट्रू स्टेटमेंट पर जाता हूं, 1 ऑफ द P ऑफ Q, 1 ऑफ द P एंड Q वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब, मतलब ये दोनों में से एक पर्सन है। इधर दिया है एट मोस्ट 2 ऑफ R, S एंड T वेर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। मुझे पता है ये 2 तो नहीं है, इज अर्लियर, ये तो क्लियरली आइडिया आ गया हमको, ये क्लियरली आइडिया आ गया हमको कि R और S तो नहीं है, इसमें से एक है, इसमें से भी एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब कम हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। इसमें एक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। पहला स्टेटमेंट दिया एटलीस्ट 4 ऑफ देम वेर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट मिल गया। एंड आई एम लिविंग विद व्हाट, मेरे पास एक ही ऑप्शन बन गया, दैट इज नाइदर 1 नॉट 2। ऐसे क्वेश्चन, कंडीशनल स्टेटमेंट के क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में आएंगे, तो जब वो आएंगे आपने थोड़ा केयरफुल रहना है और इजीली थोड़ा काम माइंड रखोगे तो आपको वो स्टेटमेंट हमेशा आएगा। अब इसी कंडीशनल स्टेटमेंट को आगे लेते जाते हुए एक बेसिक में सुनाता हूं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद वो क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा है वो सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट मेजॉरिटी कैंडिडेट इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए हैं या इसको कभी रीड ही नहीं किए, तो इसलिए ये ध्यान से आपने देखना है। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए देन बी इज ट्रू।
ओके, इट्स अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ ए देन बी ट्रू। याद रखना, अगर इफ ए देन बी ट्रू है तो इफ बी देन ए ये डाउटफुल होगा, इफ नॉट ए देन नॉट बी ये भी डाउटफुल होगा। ज्यादातर कैंडिडेट ये सेकंड स्टेटमेंट को करेक्ट मानते हैं, तो आपने वो गलती नहीं करना है। इफ ए देन बी इज ट्रू, फॉर एग्जाम्पल इफ दीपिका कम्स गणेश शेट्टी डांसेस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दीपिका हैज नॉट कम, व्हाट अबाउट गणेश शेट्टी? यस, तो मेजोरिटी स्टूडेंट लिखेंगे गणेश शेट्टी नॉट डांसिंग। नो, इफ नॉट ए देन नॉट बी ये डाउटफुल होगा। यस, तो इफ ए देन बी ये ट्रू है, तो इफ बी देन ए, इफ नॉट ए देन नॉट बी ये दोनों स्टेटमेंट डाउटफुल है, ये आपने ध्यान में रखना है। कन्वर्स और इनवर्स दोनों स्टेटमेंट गलत होगा, डाउटफुल, गलत नहीं होगा, डाउटफुल होगा। डाउटफुल होगा तो वो फॉलो नहीं होगा। याद रखना यूपीएससी में कोई भी जो कंक्लूजन है वो 3 होता है, ट्रू, फॉल्स और डाउटफुल। यस, अगर आपको पूछा है कौन सा फॉलो करता है, जो डेफिनेटली ट्रू होता है वही कंक्लूजन फॉलो होता है। फॉल्स या डाउटफुल होगा तो वो कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। याद रखना, फॉल्स या डाउटफुल होगा तो वो कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। सो इफ ए देन बी ये ट्रू रहेगा, तो ये जो दो स्टेटमेंट है, कन्वर्स और इनवर्स, ये दोनों डाउटफुल है। If Deepika comes, Ganesh Shetty dances. If Ganesh Shetty is dancing, has Deepika come? Not necessarily true. So ये दोनों स्टेटमेंट डाउटफुल है। If A then B ये ट्रू होगा तो इससे इक्विवेलेंट एक ही स्टेटमेंट है, If not B then not A, ये डेफिनेटली ट्रू होगा। जो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट रहता है वो डेफिनेटली ट्रू होता है। ये बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये जो यूपीएससी का 2023 में क्वेश्चन आया है ये सॉल्व करेंगे, और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये ध्यान में रखेंगे ताकि 2024 में भी क्वेश्चन आया तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। 2 स्टेटमेंट उन्हें दिया, इफ पी इज ट्रू देन क्यू एन एस इज ट्रू, इफ आर एन एस इज ट्रू देन एस इज फॉल्स। ये 2 स्टेटमेंट है। हम कंक्लूजन चेक करते हैं। इफ टी इज ट्रू, इफ टी इज ट्रू मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका नेगेट, मतलब इफ ए देन बी, मैं इसको बी कंसिडर करता हूं। टी इज ट्रू मतलब टी इज फॉल्स, नॉट बी ऐसा मैं कंसिडर, इफ नॉट बी देन नॉट ए, मतलब आर एंड एस आर बोथ फॉल्स। इज दैट क्लियर? इफ ए देन बी, लेकिन इधर ट्रू नॉट बी पूछा है, सो इफ नॉट बी देन नॉट ए, सो आर एंड एस दोनों क्या है, दोनों फॉल्स होंगे। इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। यस, अगर ये फॉल्स है तो आर वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है, तो ये कंक्लूजन मेरा सही मिलता है। अगला दिया है, इफ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, इफ पी, इफ ए देन बी, if B then A, sir this will be doubtful, this will be true, this will be doubtful, क्योंकि ये true है तो ये follow, और जो doubtful है वो not follow। याद रखना, जो doubtful है वो not follow, आपका आंसर only 1। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपने ध्यान में रखना है। ये चार्ट आपके बुक में लिख लीजिए, ध्यान से देखिए, अपने बुक में लिख लीजिए और लास्ट मिनट में एक बार तो रिवाइज करके ये जाइए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहां पे पूछा है, ये यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन। आप अगर 2015 में देखोगे यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या किया है, रिपीट किया। क्या दिया इसमें, 5 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी, और सबको ईच वन ऑफ देम हैज बीन असाइंड 1 टास्क, सबको एक एक टास्क दिया है। तो 5 पर्सन है तो कितने टास्क होंगे, 5 टास्क होंगे। और कुछ कंडीशन दिया है, नाइदर पी नॉर क्यू कैन बी असाइड टास्क 1, मतलब जो भी टास्क 1 होगा उसमें पी और क्यू नहीं होंगे। पी और क्यू नहीं होंगे मतलब आर एस टी पॉसिबल है। यस सर, आर एस टी पॉसिबल है। यस, आर टास्क 2 मस्ट बी असाइंड आइदर टू आर और टू एस, मतलब टास्क 2 या तो आर होगा या तो एस होगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, अगर T1 P और Q नहीं है तो R हो सकता है, S हो सकता है, T हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है। ये या तो R होगा या तो S होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, कंडीशन पुट करना है। मैं कंडीशन पुट करूंगा। इट इज सिंपल काउंटिंग क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, सिंपल काउंटिंग करो। तो मैं टास्क 1 P और Q नहीं हो सकता है, टास्क 2 R और S हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, केस पहला,
केस पहला क्या कि मैं आर समझता हूं कि आर जो है के टास्क टू आर को असाइन कर दे। अगर मैं टास्क टू आर को असाइन कर दूंगा यस, तो इधर इधर किन किन लोगों को रख सकता हूं, इधर मैं सिर्फ एस और टी, ये दो लोग हैं, इन्हीं को असाइन कर सकता हूं क्योंकि पी और क्यू तो नहीं है, आर तो उधर बैठ गया, एस और टी इधर रह गया। तो इसका मतलब ये इस प्लेस को मैं दो तरीके से फिल कर सकता हूं। अब बचे हुए कितने जगह है, तीन लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो हमको एक काउंटिंग टूल पता है जिसका नाम है फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 जगह है, 3 जगह भरना है तो 3 जगह 3 फैक्टोरियल से भर सकता हूं, और पहला जगह मैं 2 तरीके से भर सकता हूं। 3 फैक्टोरियल कितना है सर, 6 इंटू 2 कितना है 12। सेम उसी तरह अगर टास्क 2S को अगर देते हैं तो फर्स्ट प्लेस कौन भरेगा, या तो आर या तो टी, मतलब ये भी 2 तरीके से भर सकता है। अब बचे कितने, पी क्यू, और इन दोनों में से एक इधर रहेगा। 3 लोग हैं, 3 टास्क है, 3 लोग हैं, कितने तरीके से भर सकते हैं, 6 अलग अलग तरीके से 3 फैक्टोरियल तरीके से भर सकते हैं। याद रखना, इफ देयर आर 3 प्लेसेस and 3 tasks and 3 people have to be assigned, then it can be done in 3 factorial ways। 3 factorial और ये 2, तो ये भी क्या हो गया 6 into 2, ये भी 12 तरीका हो गया, 12 प्लस 12 हो गया आपका 24। दैट मीन्स टोटल कितने तरीके से आप भर सकते हो, टास्क असाइन कर सकते हो 24। मैं आश्चर्य की बात यह है कि दिस इज यूपीएससी पीवाईक्यू, ये यूपीएससी ऑलरेडी यही क्वेश्चन सिर्फ नंबर्स चेंज किए, लेकिन ये जो मेन कोर क्वेश्चन है वो सेम रिपीट किया गया है। यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन जब आया ये थोड़ा चैलेंजिंग लगा लोगों को। यस, इनिशियली वो 2 घंटे में आपको हर सिंपल क्वेश्चन भी चैलेंजिंग लग सकता है। वही टास्क है इस साल का, वही चैलेंज है इस साल का कि आपने वो चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 69, यस, जो दिया गया था यूपीएससी सीसैट 2023 में कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग, इसका वजन पूछा गया 2 ग्राम, 5, 10, 50, ऐसा अलग अलग डिनोमिनेशन में दिया है। पहला सवाल आपको पूछा है कंसिडर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए, आपको पूछा है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। तो पहला उन्होंने क्या बोला है, टू बाय, दूसरा उन्होंने बोला है टू वे। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गड़बड़ कर चुके। तो याद रखना, पेपर रीड करते समय, क्वेश्चन रीड करते समय केयरफुली रीड करना है आपने। पहला स्टेटमेंट है टू बाय 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन्स। दूसरा है टू वे 78 ग्राम वन मस्ट यूज लेस देन 7 कॉइन्स। अब देखते हैं दोनों में कैसा। अब मुझे बताइए, मुझे 78 ग्राम बाय करना है, कम से कम कॉइन, एटलीस्ट पूछा है, उन्होंने वर्ड यूज किया है एटलीस्ट कितना है। तो मैं क्या बोलूंगा, चलो 50 का ले ले, 25 का लेते। अगर जब मैं 50 का कॉइन लू, 25 का कॉइन लू, इफ आई वांट टू बाय 50 प्लस 25 75 हो गया। अब मुझे 78 चाहिए, इधर दूसरा कोई ऑड नंबर नहीं है, राइट, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। इसका मतलब मैं 25 का नहीं लूंगा, मैं एक कॉइन मैं 50 का लूंगा, एक कॉइन 50 का लूंगा, 2 कॉइन मैं 10 का लूंगा, मेरा हो गया 50, ये हो गया 20, 70 हो गया, और मैं 4 कॉइन 2 का लूंगा, हो गया टोटल 78। सो इफ आई हैव टू बाय 78 ग्राम मुझे बाय करना है, तो 1 इंटू 50, 25 नहीं होगा तो 2 इंटू 10 और 2 इंटू 4 78 आ जाता है। कितने हो गए, 4 प्लस 2 1 7। इसका मतलब मुझे कम से कम 78, ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, ये 2, सबसे मिनिमम डिनोमिनेशन कौन सा है 2 के ही कॉइन्स में खरीदता हूं। 78 डिवाइडेड बाय 2, 39 कॉइन्स, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट आई कैन बाय। लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम कितना है, एटलीस्ट मुझे 7 कॉइन्स तो मुझे लगेंगे। तो जो मेरा पहला स्टेटमेंट है वो मेरा बराबर बैठ जाता है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है, आपको वे नहीं पूछा, आपको बाय नहीं पूछा है, आपको वे पूछा है। वे मतलब वजन करना, कि कितने कॉइन लगेंगे, 78 ग्राम वजन करने के लिए कितने कॉइन लगेंगे। तो मैं क्या पुट कर देता हूं, मैं एक 50 वाला इधर पुट कर देता हूं, 50 हो गया। मैं 25 वाला इधर पुट कर देता हूं, 75 हो गया। मैं 5 ग्राम का पुट कर देता हूं, तो टोटल कौन सा हो गया 80 ग्राम। और जो मुझे भाजी वाले के पास आपने देखा होगा कि कभी आपको
कम भाजी वाला, कम वजन वाला चाहिए, तो जहां पे भाजी रखता है वहां पे वो छोटा सा वजन रख देता है, तो मैं इधर छोटा सा 2 ग्राम का वजन रख दूंगा। 80 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 78 ग्राम। नाउ अब ये अलर्टनेस एग्जाम में चाहिए था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने ये किया नहीं। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि देखो आप ये कर सकते हो, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इस साल भी एग्जाम में ऐसा कुछ आया तो जस्ट बी अलर्ट कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपका बैठना चाहिए। आज का जो वीडियो है उसका आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जिससे जो ये वही टाइप के क्वेश्चंस है जहां पे आप जब सॉल्व कर रहे हो, जस्ट बीइंग लिटिल अलर्ट विल हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन। अब यहां पे पूछा है कि अ फ्लैग हैज टू बी डेजिग्नेटेड विद 4 स्ट्राइप, 4 स्ट्राइप है, तो 4 बैंड है, मैं 4 बैंड ले लेता हूं। यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन और येलो पूछा है। सो रेड पूछा है, आपको 3 कलर दिए हैं, 1 इज रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा येलो। 3 अलग अलग कलर्स आपको दिए। आपको पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव द सेम कलर। अगर वो उन्होंने पूछा है कि कोई एडजेसेंट स्ट्राइप, बाजू बाजू, एडजेसेंट वाला मतलब नेबरिंग स्ट्राइप सेम कलर का नहीं होना चाहिए। रीडिंग बिटवीन द लाइन, no 2 adjacent stripes have same color, that means they should have different color, इसका मतलब क्या है, उनका कलर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। सो लेट अस सी। सो मान लो तीनों, फर्स्ट जो स्ट्राइप है उसमें कोई भी रेड ग्रीन येलो, तीनों में से कोई भी एक कलर हो सकता है। यस, सो देयर कैन बी एनी ऑफ द कलर आउट ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो। तो मान लेता हूं मैं रेड पकड़ लेता हूं। So I have 3 different ways. First place can be filled with 3 अलग अलग कलर से भर सकता हूं। मैं एक कलर भरता हूं, कैलकुलेशन के लिए मैंने 3 रखा है। अगर फर्स्ट रेड पुट किया तो सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड डेफिनेटली सर 2 ही कलर है आपके पास। व्हाट इज द चॉइस? व्हाट इज द चॉइस? आइदर ग्रीन और येलो। अब मान लो ग्रीन और येलो में से मैंने ग्रीन पुट कर दिया, मतलब इधर कितने चॉइस है? इधर भी मेरे पास 2 ही चॉइस होंगे। सेम रिपीट, सेम लॉजिक, इधर भी मुझे पास 2 ही चॉइस होंगे। इसका मतलब अगर पहले स्ट्राइप में मेरे पास 3 चॉइस है, उसके बाद जितने भी स्ट्राइप होंगे उसमें मुझे 2 ही चॉइस होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे एडजेसेंट कलर सेम होने चाहिए कि अलग होने चाहिए? अलग होने चाहिए। दैट मीन्स दिस कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज? सो फर्स्ट स्ट्राइप कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकेंड स्ट्राइप 2 वेज, थर्ड स्ट्राइप 2 वेज, 4 स्ट्राइप ऑल्सो 2 वेज। सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे आंसर मिलता है 24। याद रखना स्टूडेंट्स कि जब इस साल आप जब सीसेट पेपर सॉल्व करोगे तो बेसिक जो क्वेश्चंस है, बेसिक पैसेजेस पहले सॉल्व करना है, बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना है। फिर ऐसे 10 क्वेश्चंस आपके होंगे जहां पे बहुत ही ऑर्डर्ड, डिसिप्लिन थिंकिंग विदाउट प्रेसिंग द पैनिक बटन। यस, थोड़ा आपने लॉजिकल सोचा, मैथ्स ना सोचते हुए उसके पीछे का लॉजिक सोचा, तो डेफिनेटली आप ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही आसानी से कर सकते हो और आपको सीसेट का कोई वरी करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि सर हमें और क्वेश्चंस बताइए, इस साल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ऐसे 10 क्वेश्चंस आप भी बताइए, तो वो तो हम बताने वाले हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको भी लगता है कि कोई क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन को मैं इजीली कैसे सॉल्व कर पाऊंगा कि अगर पाऊंगी, तो प्लीज उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ये क्वेश्चंस को एक अलग नए अप्रोच से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So once again, I will request and advise all the students कि think about the logic behind the mathematics. If you get the logic behind the mathematics, the question will be very much easy for you. Yes, ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग अप्रोचेस के वीडियोस के लिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।